अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक नया पीसी कैसे तैयार करते हैं और उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक नया पीसी तैयार करने के लिए कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि एक डेस्कटॉप पीसी को कैसे तैयार किया जाता है और लैपटॉप के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़र नीड की, यानी जो यूज़र सिस्टम अपने लिए तैयार कर रहा है या बाय कर रहा है, तो उसको कौन-सी सिस्टम की नीड है, यानी उसकी नीड क्या है? सबसे पहले हम नीड को देखेंगे, उसके बाद सिस्टम को तैयार करेंगे। बेसिक सिस्टम यानी ऑफ़िस यूज़ के लिए आप एक बेसिक सिस्टम जो है अपने लिए तैयार कर रहे हैं या फिर आप घर में यूज़ करने के लिए एक बेसिक सिस्टम अपने लिए तैयार कर रहे हैं। और नेक्स्ट कुछ लोगों को चाहिए होता है प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कुछ लोग कोडिंग करते हैं तो उनको प्रोग्रामिंग सिस्टम चाहिए, तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और स्ट्रीमिंग के लिए कुछ लोग जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वाले सिस्टम जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है और इनकी कॉस्ट क्या होती है, इनमें कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट पे गेमिंग सिस्टम यानी एक हाई एंड सिस्टम यानी गेमिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से तैयार करते हैं। इसमें कौन-कौन से पार्ट्स और कंपोनेंट्स लगने चाहिए और इनकी कॉस्ट क्या होगी। उसके बाद हमारे पास है हम देखते हैं यूज़र का बजट, यानी जो यूज़र को सिस्टम तो चाहिए लेकिन यूज़र का बजट कौन-सा है। एक तो कुछ यूज़र होते हैं जिनकी बजट काफ़ी हाई होती है, जिनको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उनको कैसा सिस्टम लेना चाहिए और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनके लिए। नेक्स्ट एक नॉर्मल यूज़र है, यानी इतना बजट हाई भी नहीं है, इतना लो भी नहीं है, एक नॉर्मल बजट के साथ चल रहे हैं, तो कौन-सा सिस्टम उनको बाय करना चाहिए और ताकि फ्यूचर में भी वो सिस्टम अपग्रेड कर सकें। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे जो आता है, सबसे पूछा जाने वाला सवाल भी होता है कि लो बजट में एक अच्छा सिस्टम कैसे तैयार करें, तो इसके लिए आपको वीडियो का एंड देखना लाज़मी है। अब आप वीडियो को जो है वो फॉरवर्ड करके मत देखें, ताकि जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ वो आपसे मिस नहीं हो। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं और कहाँ से हमें लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, कौन से पार्ट्स जो हैं हमें कहाँ से लेने चाहिए और किस ब्रांड के लेने चाहिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मदरबोर्ड हमारे पास, यानी अब मैं कंपोनेंट्स बताऊँगा फिर एक-एक करके इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है मदरबोर्ड, उसके बाद है हमारे पास सीपीयू यानी प्रोसेसर और जनरेशन की हम बात करेंगे, यानी कौन-सा प्रोसेसर हम यूज़ करेंगे, कौन से जनरेशन का। आपके बजट के हिसाब से भी आपको बताऊँगा और वैसे भी इनकी कंप्लीट नॉलेज आपको दे दूँगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं रैम, यानी हमें कौन से रैम यूज़ करने चाहिए, कौन से स्लॉट्स यूज़ करने चाहिए, ये सब कुछ भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं एसएसडी यूज़ करना चाहिए, हार्ड ड्राइव यूज़ करना चाहिए, अगर एसएसडी यूज़ करना चाहिए तो कौन-सा एसएसडी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्राफिक कार्ड्स। अच्छा, यानी ये मैं आपको बताऊँगा कि आपके बजट के हिसाब से आपको ग्राफिक कार्ड की नीड है या नहीं है, या कौन से सिस्टम में आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं, किस सिस्टम में आपको नहीं चाहिए होते हैं, तो ये सब कुछ भी डिस्कस करेंगे। लास्ट पे हमारे पास आता है पावर सप्लाई, क्योंकि हम एक डेस्कटॉप पीसी तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बेशक ये हमारे पास एक कैबिनेट के साथ आते हैं, लेकिन अभी हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा पावर सप्लाई कौन-सा होता है और आपको कौन-सा पावर सप्लाई लगाना चाहिए। उसके बाद आते हैं सीपीयू कैबिनेट की। तो कैबिनेट एक ऑप्शनल चीज़ है, आप सिंपल सा कैबिनेट लगा लें। कैबिनेट ये है कि एक डब्बा होता है जिसके अंदर एक केसिंग होती है, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें लगा लेते हैं, फिट कर लेते हैं। तो वो आपके चॉइस का होता है, आप जैसा भी लेना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम का सबसे जो मेन पार्ट है, वो बैकबोन जो है वो मदरबोर्ड है। यानी मदरबोर्ड को जब भी आप लेंगे, आप एक ब्रांडेड कंपनी का लेंगे। ताया आपकी बजट हाई है, लो है, नॉर्मल है, जैसा भी आपका बजट है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, मदरबोर्ड लेंगे और अच्छी कंपनी का मदरबोर्ड लेंगे। और मदरबोर्ड के लिए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसमें जो सॉकेट हैं, रैम लगाने के, ग्राफिक कार्ड लगाने के और यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए।
और कोशिश करें कि जो चीज़ें भी लगाएँगे आपने कोशिश करना है कि हीट सिंक वगैरह इसमें लग सकें, ताकि इसमें इतनी स्पेस हो कि आप जो है वो हीट सिंक के साथ चीज़ें यूज़ कर सकें, ताकि आपकी सिस्टम हीट अप ना हो। तो आपने एक ब्रांडेड कंपनी का आपने मदरबोर्ड लेना है, चाहे आपका बजट लो है, हाई है, जैसा भी है मदरबोर्ड के ऊपर आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मदरबोर्ड अगर अच्छा ही नहीं होगा, बेशक आप उसके साथ जितनी भी ज़्यादा अच्छे कंपोनेंट लगाएँगे, वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए मदरबोर्ड जो है वो आपने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का या लेटेस्ट कंपनी का या अच्छे ब्रांड का आपने मदरबोर्ड लाज़मी ले लेना है और वो लगा लेना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोसेसर और जनरेशन की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैंने प्रोसेसर और जनरेशन दोनों क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रोसेसर और जनरेशन दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक प्रोसेसर ले रहे हैं लेटेस्ट मॉडल का और उसका जनरेशन पुराना है, तब भी वो किसी काम का नहीं है। अगर आपका जनरेशन अच्छा है, प्रोसेसर खराब है, तब भी वो किसी काम का नहीं है। तो दोनों को आपने साथ लेके चलना है। जो जनरेशन है, मैं अगेन कह रहा हूँ, जनरेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोसेसर के मुकाबले में। आपको ये चीज़ें शायद मालूम हो या नहीं हो। तो हमारे पास इंटेल के कुछ प्रोसेसर हमारे पास आते हैं। इंटेल के कुछ जो है वो पुराने सिस्टम आते थे, जैसे पेंटियम 2, 3, 4 जो आते थे, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। अब वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो मेरे ख़्याल में अब वो कोई सिस्टम लेता ही नहीं है, इसलिए मैंने ये ऐड ही नहीं किए हैं। उसके बाद कोर 2 डू का सिस्टम था या डुअल कोर के सिस्टम थे। अब वो सिस्टम भी मोस्टली लोग परचेज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए उन सिस्टम को जो है मैंने इंक्लूड नहीं किया है। इससे आगे जो आपके पास कोर सीरीज़ शुरू होता है, यानी कोर i3 है और इंटेल का कोर i5 है और कोर i7 है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इंटेल की लेटेस्ट जो है वो कोर i9 है। ये इंटेल के हमारे पास जो है वो प्रोसेसर हैं और कोर आई के प्रोसेसर हैं, ठीक है? ये सारे कोर आई के प्रोसेसर हैं। अब इनकी मैं आपको फीचर्स बताता हूँ, इनकी ख़ुसूसियत बताता हूँ। एक हमारे पास प्रोसेसर आते हैं रेज़न कंपनी के, जैसे रेज़न 3, 5, 9 ये भी इसी तरह काम करते हैं जैसे कि इंटेल के काम करते हैं। तो अगर आप एक हाई एंड गेमिंग पीसी लेना चाहते हैं, तो तब आप जो है वो रेज़न प्रोसेसर की तरफ चले जाएँ, वो ये एएमडी कंपनी की तरफ से आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल कोर i7 और कोर i9, ठीक है? ये इंटेल के कोर हैं, सारे कोर प्रोसेसर हैं। अच्छा, अब इनमें क्या ख़ुसूसियत है? कोर i3 से सॉरी कोर i5 से लेकर कोर i5, कोर i7 और कोर i9 जो है ना, ये आपको जीपीयू का सपोर्ट देते हैं। जीपीयू क्या है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी आप दूसरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड्स अलग से लगाते हैं, अभी मैं आगे ग्राफिक्स कार्ड को भी डिस्कस करूँगा, ग्राफिक कार्ड्स आप अलग से लगाते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेसर आप बाय करते हैं, तो आपको जीपीयू का सपोर्ट मिलता है, यानी इसमें बिल्ट इन बेसिक ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, जो कि कुछ में 2 जीबी के, कुछ में 4 जीबी के भी आते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप सिस्टम लेना चाहते हैं, तो आप एक लेटेस्ट जनरेशन का सिस्टम ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोर i3 यानी बेसिक काम के लिए ले रहे हैं, ऑफ़िस के लिए ले रहे हैं या होम के लिए ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कोर i3 यानी आपका बजट भी लो है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ हाई बजट की। अगर आपका बजट हाई है, तो कोर i9 ले लें और 12th जनरेशन का प्रोसेसर ले लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल है, अभी चलने वाले हैं। अब बात करते हैं एक नॉर्मल प्रोसेसर की, तो नॉर्मल प्रोसेसर के लिए आपने कोर i7 भी ले सकते हैं, कोर i5 भी ले सकते हैं। लेकिन इनके लिए आपने जनरेशन अच्छा लेना है। जनरेशन आप तब जब भी लेंगे, कोर i3 में लेंगे, 5 में लेंगे, 7 में लेंगे या i9 में लेंगे, तो आपने 7 जनरेशन से ऊपर लेना है। 7 जनरेशन से ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 6 जनरेशन भी अच्छा काम करता है, 5 जनरेशन भी अच्छा काम करता है। लेकिन 7 या 7 से आगे वाले जनरेशन आप इसलिए लेंगे क्योंकि उनमें विंडो 11 भी सपोर्टेड है। अब विंडोज़ 10 जो है वो 24 के एंड तक या 2025 के एंड तक हमारे पास जो है विंडोज़ की तरफ से डिस्कनेक्ट होने वाला है। यानी उसमें आपको विंडोज़ तो चलेगा, लेकिन आपको अपडेट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने सेफ साइड लेते हुए आपने क्या करने हैं, 7 जनरेशन से आगे वाले सिस्टम ले लें। अगर आप कोर i3 ले रहे हैं, तो आप जो है वो 7 से 8 जनरेशन ले लें। और अगर आप बिल्कुल बेसिक सा काम करना चाहते हैं, ऑफ़िस के वर्ड वगैरह या एमएस ऑफ़िस पे काम करना चाहते हैं, टाइपिंग वगैरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो कोर i3 का 5th जनरेशन या 6th जनरेशन भी आपके लिए अच्छा काम करेगा और आपको एक लो बजट में मिल जाएगा। उसके बाद कोर i5 है, कोर i5 एक मीडियम प्रोसेसर है
और कोर i5 का 6 या 7 जनरेशन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, 7 या 8 जनरेशन ले लें, तो आपके लिए एक नॉर्मल बजट में बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर कोर i7 या 7 जनरेशन 8 जनरेशन ले लेते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त है, प्रोग्रामिंग के लिए भी अच्छा है और आपके लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी अच्छा है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई है तो कोर i9 और 10 जनरेशन या 12 जनरेशन की तरफ आप जा सकते हैं। उसके बाद आपने रेज़न के जो प्रोसेसर हैं ये भी इसी तरह आपने यूज़ करने हैं, और जैसे कि मैंने इनका बताया था सेम इन्हीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम टू सेम है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो i5 से ऊपर का सिस्टम ले लें, i5 ले लें, i7 ले लें, i9 ले लें और 7 जनरेशन से ऊपर ले लें। ठीक है? आपने 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, सबसे ज़्यादा आपने इन्वेस्ट करना है। वो क्या है कि आपने मदरबोर्ड और प्रोसेसर के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, और बाकी मैं बताता हूँ कि कौन-सी चीज़ों में आप पहले कम इन्वेस्ट करके बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि डेस्कटॉप पीसी में ये होता है, आप प्रोसेसर भी बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेसर का सपोर्ट आपको मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा, तो आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, साथ में प्रोसेसर भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप मदरबोर्ड और प्रोसेसर के ऊपर खर्च करें, बहुत अच्छे सिस्टम ले लें। इनके ऊपर आपका जैसा भी बजट है आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यानी एक लेटेस्ट जनरेशन का ले लें। प्रोसेसर बेशक आप i3 का ही ले लें, लेकिन आपका जनरेशन जो है वो 8-9 होना चाहिए। यानी 8-9 जनरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जितना प्रोसेसर जो है मैटर नहीं करता है उतना जनरेशन आपके पास मैटर करता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रैम की हम बात करेंगे। तो सब रैम की बात करेंगे, उसके बाद एसएसडी को डिस्कस करेंगे। रैम हमारे पास क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और जितना भी डेटा हम लोड करते हैं वो रैम में लोड हो जाता है, मेन मेमोरी है। अच्छा एक बात है, मैंने ये सब कुछ जो है वो अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो आप डिटेल में बाद में भी जाके दूसरी वीडियोज़ पे भी देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपका अगर हाई बजट है, तो आप रैम जो है वो अपने मर्ज़ी का 16 जीबी लगा लें, 32 जीबी लगा लें, क्योंकि आपका मदरबोर्ड तो लेटेस्ट है और उसमें सब कुछ लग जाएगा। अगर आपका एक नॉर्मल बजट है या लो बजट आप लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रैम थोड़ा-सा कम लगा लें। यानी आप 4 जीबी का रैम लगा लें और 8 का रैम लगा लें, आप 4 का रैम लगा लें। अगर आपके मदरबोर्ड में स्लॉट ज़्यादा हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में जब आपको पैसे होंगे, सिस्टम आपके पास अच्छा है, तो बाद में आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं, 4 से 8 कर सकते हैं। अगर आप एक स्टिक पहले 4 का लगा हुआ है, एक स्टिक आप लाके उसमें 8 का लगाएँगे तो 12 बन जाएगा। फिर भी अगर आपने 8 का एक स्टिक लगा लिया, आप चाहते हैं कि 16 का हमने जो है वो इंक्रीज़ करना है, 16 तक करना है, तो आप क्या करेंगे, जो 4 वाला है वो मार्केट में सेल करके आप जो है वो एक स्टिक 8 का लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप वक़्त के साथ-साथ अपने सिस्टम को रैम अपग्रेड कर सकते हैं। अब आपने रैम कौन से लेने हैं, आपने DDR4 के रैम लेने हैं, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई है तो आप DDR5 के रैम में जा सकते हैं, लेकिन आपने DDR4 के रैम लेने हैं, आपने DDR3 या इससे नीचे वाले रैम नहीं लेने हैं, वो ओल्ड हैं और वो जो है आपको बाद में तंग करेंगे, अच्छे से नहीं चलेंगे। तो DDR4 की रैम ले लें, या बजट बहुत ज़्यादा है तो DDR5 की रैम ले लें, और इनमें फ्रीक्वेंसी भी होते हैं। 2100 मेगाहर्ट्ज़ के होते हैं और 2600 मेगाहर्ट्ज़ के होते हैं और 3200 मेगाहर्ट्ज़ के होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आपने जो DDR4 है या DDR5 की रैम लेना है। अगर आपका बजट कम है तो आप पहले कम रैम ले लें, यानी आप सिस्टम में कम रैम लगा लें, बाद में उसको वक़्त के साथ-साथ जितना आप चाहें अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आपका प्रोसेसर और मदरबोर्ड तो पहले अच्छा है, रैम आप अपग्रेड करेंगे तो आपका सिस्टम एक हाई सिस्टम बन जाएगा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में रैम काफ़ी है और मज़ीद आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एसएसडी या हार्ड ड्राइव लगाना चाहिए। अब जो चीज़ है कि एसएसडी और हार्ड ड्राइव लगाना चाहिए या कौन-सी एसएसडी लगाना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप मदरबोर्ड के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके मदरबोर्ड में जो एनवीएमई M2 का जो एसएसडी है वो लग जाएगा। अगर वो लगेगा तो वो आपको 3.5 जीबी पीएस की स्पीड देता है, यानी 3.5 जीबी पर सेकंड की रीड राइट स्पीड देता है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट होने वाला है। अगर आपके सिस्टम में ये लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लेटेस्ट मदरबोर्ड ले लिया और आप कहते हो कि फ़िलहाल मेरे पास बजट कम है, तो मैं उसमें नॉर्मल एसएसडी लगाना चाहता हूँ। तो आप ये वाली नॉर्मल एसएसडी जो है वो साटा या 2.5 इंच साटा एसएसडी लगा सकते हैं। जब वक़्त के साथ-साथ आपके पास पैसे होंगे, तो आप क्या करेंगे, आराम से
ये एसएसडी सेल करके इसमें स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट बिल्कुल लो है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा फिर भी आप एसएसडी लगाएँ, साटा 2.5 इंच साटा लगाएँ। अगर आपके पास बजट बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करें, एक नॉर्मल सा हार्ड ड्राइव लगा लें, क्योंकि आपके पैसे बच जाएँगे, क्योंकि एसएसडी थोड़े से महँगे हैं। तो पैसे आपके बच जाएँगे बाद में, अगर आपके पास पैसे हुए तो आराम से आप अपने हार्ड ड्राइव को जो है वो 2.5 इंच साटा से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। एनवीएमई एसएसडी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड अगर आपका लेटेस्ट है, क्योंकि मैंने कहा था कि मदरबोर्ड के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो एसएसडी जो है मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं अपने वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप देख लें ताकि आपको मज़ीद जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। एक सिस्टम लेने के लिए आपके ऊपर पास जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होना लाज़मी है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ़िक कार्ड्स की। अगर तो आप एक बेसिक सिस्टम ले रहे हैं या प्रोग्रामिंग सिस्टम ले रहे हैं, तो इन दोनों के लिए जब आप कोर i5 इंटेल का प्रोसेसर लेंगे एक अच्छे जनरेशन के साथ, तो उसके साथ आपको बिल्ट इन जीपीयू का जो है वो सपोर्ट मिलता है। जीपीयू क्या है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसर के अंदर ही ग्राफिक्स लगे होते हैं 2 जीबी के, 4 जीबी के। तो प्रोग्रामिंग और बेसिक ऑफ़िस का यूज़ जो है वो ग्राफिक कार्ड्स के साथ हो, यानी आपके सीपीयू के साथ हो जाएगा, प्रोसेसर के साथ आ जाएगा, इंटेल i5 के साथ, i7 के साथ, i9 के साथ आ जाएगा। तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफिक कार्ड तो आप तब लगाते हैं जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, या फिर आप एक हाई एंड गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं, तब आप ग्राफिक कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और मैं अगेन फिर से कहूँगा, अगर आपका मदरबोर्ड अच्छा है और अगर आपने जो है वो ग्राफिक कार्ड्स के लिए जगह छोड़ी हुई है, बाद में आप कहते हो कि वक़्त के साथ-साथ जो है आप उसको अपग्रेड करके आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक कार्ड लेंगे, तो आपने DDR3 के ग्राफिक कार्ड नहीं लेने हैं, आपने DDR4 के ग्राफिक कार्ड्स आपने लेने हैं और मार्केट से एक लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड लगाना है। तो ग्राफिक कार्ड काफ़ी महँगे होते हैं, मार्केट से आप प्राइस पता कर लें, लेकिन जब भी कोई चीज़ लेंगे तो ब्रांडेड चीज़ लें। बेशक आप पहले जो है वो अपना सिस्टम अच्छा बना लें, बाद में साथ-साथ उसको जो है वो अपग्रेड करता रहें, ये आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। तो ग्राफिक कार्ड के लिए जब भी आप मार्केट में लेंगे तो DDR5 के ग्राफिक कार्ड ले लें और एसोस के ले लें या एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड ले लें, जो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर सप्लाई एंड सीपीयू केस की जब हम बात करेंगे, तो पावर सप्लाई और सीपीयू केस की जब हम बात करेंगे, तो ये केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको हम सीपीयू कैबिनेट भी बोलते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, कोई फैंसी भी ले सकते हैं, कोई सिंपल भी ले सकते हैं। लेकिन इस जो है वो कैबिनेट के साथ एक प्रॉब्लम है, जब भी आप ये वाला कैबिनेट लेंगे और सीपीयू कैबिनेट लेंगे, यानी इसको केस भी बोलते हैं सीपीयू का, इसके साथ एक पावर सप्लाई आता है, बिल्ट इन पावर सप्लाई आता है। अगर आपने एक लो एंड जो है वो एक आपने कहा फ़िलहाल जो है वो एक लो क्वालिटी का आपने लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोकल कंपनी का लिया है, पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक अच्छी कंपनी का ले लें। अगर आपने बजट के हिसाब से ले भी लिया है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक पावर सप्लाई लगा होता है ऑलरेडी, तो आप उसी पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है। आप पावर सप्लाई के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, एक अच्छा पावर सप्लाई लगाएँ। अब पावर सप्लाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप कहोगे कि भाई वो उस पावर सप्लाई से भी चल जाएगा, इसमें से भी चल जाएगा, तो हम जो है अपने पैसे ज़ाया क्यों करें? क्योंकि पावर सप्लाई को जो है वो हर चीज़ को जो है वो पावर देना होता है। अगर एक आप जो है वो आउटडेटेड या जो है वो लोकल कंपनी का पावर सप्लाई लगाएँगे और अगर उसमें से कोई भी फ्लक्चुएशन हो गया, तो आपका पूरा का पूरा मदरबोर्ड जल सकता है, कोई भी कंपोनेंट्स जो है आपकी कीमती कंपोनेंट्स हैं, आपने लिए हुए हैं, तो वो कोई भी जल सकता है, ठीक है? उससे बेहतर है कि आप जो है 500-600 या 1000 का ऊपर का खर्चा करें और पावर सप्लाई एक अच्छे ब्रांड का आपने लेना है, मार्केट में पूछें, एक अच्छे ब्रांड का ले लें, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है और लास्ट पे एक लो बजट का गुड सिस्टम कैसे तैयार करना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको लो बजट एक गुड सिस्टम बनाना सिखाऊँगा, तो उसका ये है कि आपने क्या करना है, जितना भी आपका बजट है, उसका 60% आपने मदरबोर्ड और प्रोसेसर के ऊपर खर्च करना है। यानी एक अच्छे जनरेशन का प्रोसेसर ले लें और एक अच्छी कंपनी का मदरबोर्ड ले लें। उसके बाद रैम जो है, वो DDR4 या 5 की जो है वो आप 4 ही ले लें, क्योंकि आपका बजट जो है वो एक जो लिमिटेड बजट है। अब DDR4 की एक अच्छे फ्रीक्वेंसी की रैम लगा लें, लेकिन थोड़ी-सी लगा लें। बेशक आप 4 जीबी से स्टार्ट करें, उसके बाद उसको आप अपग्रेड करेंगे साथ-साथ,
तो आप उसमें 8 GB, 12 GB या 16 GB या 32 GB तक उसको अपग्रेड कर सकते हैं साथ-साथ, ठीक है? उसके बाद क्योंकि बजट लो है तो आपने क्या करना है, एसएसडी की जगह पर फिलहाल हार्ड ड्राइव लगा लेना है, क्योंकि मदरबोर्ड अगर आपका लेटेस्ट है तो बाद में आप जो है वो कोई भी लेटेस्ट एसएसडी लेकर आप इसमें लगा सकते हैं आराम से। ग्राफिक कार्ड्स, अगर आपकी बेसिक नीड है तो ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका प्रोसेसर जो है इंटेल i5 कोर i5 कोर i7 या कोर i9 है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, तो आप ग्राफिक कार्ड जो है वो उसका स्लॉट अच्छा होना चाहिए, DDR5 की सपोर्ट होनी चाहिए। बेशक आप उसमें 2 जीबी का लगा लें, बाद में उसको अपग्रेड करके 4 जीबी या 8 जीबी तक कर सकते हैं। उसके बाद आपने पावर सप्लाई हर हाल में अच्छा लगाना है, क्योंकि पावर सप्लाई ने अगर थोड़ा-सा भी जो है वो आगे-पीछे हो गया ना, तो आपका जितने भी ये सिस्टम आपने बाय किया हुआ है, तो ये सिस्टम आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है? आपने इन सिस्टम को बचाने के लिए आपने पावर सप्लाई एक अच्छा लेना है। बेशक कैबिनेट के साथ जो भी आएगा उसको निकाल के बाद में रीसेल कर लें मार्केट में। आपने पावर सप्लाई जो है वो अच्छा लगा लेना है। तो होपफुली मेरे ख़्याल में आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछें। अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।